आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज आज का जो हमारा विषय है वो न केवल बेहद संवेदनशील है, बल्कि ये एक ऐसा वैश्विक भूचाल है जिसकी गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हाँ, मिडिल ईस्ट में अचानक एक ऐसा विशाल युद्ध भड़क उठा है जिसने रातों रात दुनिया का नक्शा और जो कूटनीतिक समीकरण है उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सीधे तौर पर आमने सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। एकदम। और आज के इस गहराई से विश्लेषण के सफर में हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो मशहूर यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी के एक हालिया वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, उस एनालिसिस में जमीन पे हो रहे हमलों की हकीकत और इसके पीछे की जटिल भू राजनीति को बहुत बारीकी से पिरोया गया है। और भविष्य में आने वाले भयानक आर्थिक संकट को भी। तो हमारा आज का मिशन इस भयानक संघर्ष की पूरी टाइमलाइन को समझना, सैन्य ऑपरेशंस के पैमाने को मापना और ये जानना है कि इस सब का भारत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस विषय की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कोई आम कूटनीतिक विवाद नहीं है जिसे बस कुछ बैठकों से सुलझा लिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो शायद आने वाले कई दशकों तक हमारे दुनिया का भविष्य तय करेगा। ध्रुव राठी के उस एनालिसिस से जो तस्वीरें और आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, वे हमें इस युद्ध के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो अक्सर न्यूज़ चैनलों के शोर में कहीं दब जाते हैं। इस चर्चा के जरिए उन अनकही परतों को खोलना बेहद जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस वीडियो की शुरुआत में ही एक ऐसी व्यक्तिगत और डरा देने वाली कहानी साझा की गई है जो सीधे तौर पर इस युद्ध की अचानक हुई शुरुआत को बयां करती है। जी, वो दुबई वाली कहानी ना। हाँ, जरा उस मंजर की कल्पना की जाए। एक परिवार छुट्टियां मनाने दुबई गया हुआ है और वहां के मशहूर फेयरमाउंट होटल पाम आइलैंड में ठहरा है, जो कि बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है। बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लोग सो रहे हैं। लेकिन तभी आधी रात को सड़क के ठीक पार एक बहुत जोरदार धमाका होता है। बाप रे! और आसमान आग की लपटों से घिर जाता है। खौफ के साये में वो परिवार किसी तरह सुबह की अपनी वापसी की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। वो स्थिति बहुत डरावनी रही होगी। और फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ भी कर जाती है। लेकिन हवा में 2-3 घंटे बिताने के बाद आसमान के बीचों बीच अचानक एक घोषणा होती है, पायलट की तरफ से। हाँ, पायलट और एयर होस्टेस की तरफ से, कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। मतलब आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर एक बंद हवाई जहाज के अंदर ये जानना कि नीचे पूरा युद्ध छिड़ चुका है। हाँ। और आप एक युद्ध क्षेत्र के बहुत करीब से गुजर रहे हैं, किसी को भी गहरे खौफ में डाल सकता है। उस वक्त यात्रियों के दिमाग में जो अनिश्चितता रही होगी, मैं उसे कल्पना भी नहीं कर सकती। और बात सिर्फ हवा में डरने की नहीं थी। जब वो फ्लाइट लैंड करती है और दुनिया भर से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं तो नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली थी। एकदम। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, वहाँ धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा जैसी इमारत के पास हवा में ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और बुर्ज अल अरब जैसे आलीशान 7 स्टार होटल पर आसमान से मिसाइल का मलबा गिर रहा है जिससे आग लग रही है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो इस पूरे हमले का पैमाना और इसके पीछे की स्पष्ट मंशा है। बिल्कुल। उस एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो ये फुल स्केल मिलिट्री अटैक किया है उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। एपिक फ्यूरी? जी। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है या महज कुछ घंटों का ऑपरेशन भी नहीं है। सही कहा। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा। उनका मुख्य लक्ष्य ईरान के किसी एक बेस को उड़ाना नहीं है, बल्कि ईरान की पूरी मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देना है। ये तो सीधे तौर पर एक घोषित युद्ध है जहां दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। एकदम सही। उस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार ईरान के सबसे महत्वपूर्ण शहरों तेहरान, इस्फहान, कोम और करमानशाह में लगातार बमबारी की जा रही है। इस्फहान और कोम तो ईरान के ढांचे के दिल माने जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस ऑपरेशन में एक ऐसा टारगेट हिट किया गया है जिसने वैश्विक कूटनीति की बुनियाद हिला दी है। जी,
सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर एक बेहद सटीक और सीधा हमला किया गया है। ये इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। ईरान के स्टेट टीवी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस भीषण हमले में आयतुल्ला अली खामेनी की मृत्यु हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सुप्रीम लीडर सिर्फ एक राजनेता नहीं होते, वे ईरान के पूरे वजूद और उसके सैन्य ढांचे के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। उनका मारा जाना ईरान के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। और उस एनालिसिस में जो डिटेल दी गई है वो और भी ज्यादा डराने वाली है। जिस वक्त ये स्ट्राइक हुई, सुप्रीम लीडर अपने ऑफिस में मौजूद थे। इस हमले में न सिर्फ उनकी जान गई, बल्कि वहां मौजूद उनकी बेटी, उनके दामाद और यहां तक कि उनकी पोती की भी मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही भयानक है। और इसके साथ ही वहां एक बहुत अहम डिफेंस काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, जिस वजह से सेना के कई टॉप कमांडर्स भी उसी एक झटके में मारे गए। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो किसी भी देश के सुप्रीम लीडर, उनके परिवार और शीर्ष सैन्य कमांडर्स का एक साथ मारा जाना उस देश में एक बहुत बड़ा सत्ता का खालीपन पैदा कर देता है। पावर वैक्यूम, बिल्कुल। इसके तुरंत बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ईरान की सड़कों का नजारा। हाँ, वहाँ की जनता की प्रतिक्रिया बहुत ही जटिल है। उस वीडियो में दिखाई गई ग्राउंड रिपोर्ट्स इसी को उजागर करती हैं। सही कहा। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर लोग छाती पीटकर रो रहे हैं, मातम बना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से सरकार से नाराज थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ईरान अंदरूनी तौर पर कितना बटा हुआ है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही तीखा बयान सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की असल नीयत को स्पष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि जो लोग सारे फैसले लेते थे उनमें से ज्यादातर अब जा चुके हैं। ये एक सीधा संदेश है जी, कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ हथियार नष्ट करना नहीं था, बल्कि उस पूरे दिमाग को ही खत्म करना था जो ईरान की नीतियां तय करता था। लेकिन ईरान शांत नहीं बैठा है। पलटवार करते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का आगाज कर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने अपना गुस्सा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा है। उसने यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे गल्फ देशों पर भी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि युद्ध का दायरा अचानक इतना कैसे बढ़ गया। दरअसल ईरान की आर्म्ड फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है जो इन गल्फ देशों में हैं। यानी जो भी देश अमेरिका को पनाह दे रहा है वो दुश्मन है। ईरान का तर्क यही है। लेकिन सबसे खौफनाक पहलू ये है कि हमले सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं रहे। हाँ, सिविलियन इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। दुबई, कुवैत और बहरीन के 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। जो जगहें सबसे सुरक्षित टूरिस्ट हब मानी जाती थीं, आज वे वॉर जोन बन गई हैं। अब अगर हम यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उस वीडियो में कुछ बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अजीब आंकड़े पेश किए गए हैं। यूएई के एयर डिफेंस ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन रिपोर्ट्स में जो गणित सामने आया है वो थोड़ा उलझाने वाला है। हाँ, वो मिसाइल वाला आंकड़ा। जी, बताया गया है कि ईरान ने यूएई की तरफ कुल 1137 मिसाइलें दागी, जिनमें से 1132 को नष्ट कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। लेकिन ड्रोन्स को लेकर जो आंकड़ा दिया गया है वो तकनीकी रूप से मेल नहीं खाता। बताया गया है कि 209 ड्रोन स्ट्राइक्स की कोशिश की गई, लेकिन यूएई ने 1195 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। लॉन्च हुए 209 और गिराए गए 1195। ये गणित तो सच में बहुत अजीब लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने ड्रोन उड़े भी नहीं, उससे 5 गुना ज्यादा गिरा दिए गए? को मिलता है। इसे सैन्य भाषा में फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है। मतलब अफरा तफरी का माहौल। बिल्कुल। जब रडार्स पर अनगिनत सिग्नल आ रहे हों तो शुरुआती रिपोर्टिंग में अक्सर डेटा मिक्स हो जाता है। हो सकता है ये कई दिनों का आंकड़ा हो या रडार ने मलबे को भी ड्रोन समझ लिया हो। सही बात है। लेकिन आंकड़े जो भी हों, जमीनी हकीकत का जो असर है वो बिल्कुल साफ है। मिसाइलों के मलबे के गिरने से अबू धाबी में एक नागरिक की जान चली गई। दोहा में जो अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, वहां से धुआं उठता दिखा। और बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो सीधा हमला हुआ है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दूर किसी रेगिस्तान में लड़ा जा रहा युद्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। यही वो मोड़ है जहां ये घटना हमारे घर तक आ जाती है। सबसे पहले तो गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं। और
इजराइल में 18,000 भारतीय छात्र हैं। जी, इस वक्त गल्फ देशों का एयर स्पेस बंद हो चुका है, फ्लाइट्स कैंसिल हैं और भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ये आम भारतीयों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। जानकारों की भाषा में इसे द नाइटमेयर सिनेरियो कहा जा रहा है। नाइटमेयर सिनेरियो। जी, इस पूरी आर्थिक तबाही का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये फारस की खाड़ी में एक संकरा समुद्री रास्ता है। भारत अपने 50% से ज्यादा कच्चा तेल यहीं से मंगवाता है, जो कि करीब 26 लाख बैरल हर रोज होता है। बिल्कुल। और ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये तो सच में एक नाइटमेयर सिनेरियो है। जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात बढ़ जाएंगी। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते ही रोजमर्रा की हर चीज, सब्जी, दाल सब महंगी हो जाएंगी। महंगाई आसमान छूने लगेगी और महंगा तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिसका सीधा दबाव भारतीय रुपए पर पड़ेगा। मतलब रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर जा सकता है। एकदम सही। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में एक और एंगल है जिसने भारत के अंदर एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है, और वो है इस हमले की टाइमिंग। यहां सुनने वालों के लिए स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ सोर्स में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ये निष्पक्षता बनाए रखना अहम है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमले से ठीक 2 दिन पहले 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे। जी। वहां उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया और नेसेट में स्पीच दी। और ये टाइमिंग इसलिए सवालों के घेरे में आ गई क्योंकि इजराइल के डिफेंस अधिकारियों ने खुद कहा कि ये हमला हफ्तों पहले से प्लान किया जा चुका था। इसी बात पर भारत में विपक्ष के नेताओं, विशेषकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि हमले से ठीक पहले इजराइल जाना एक गलत संदेश देता है। उनका मानना है कि ये भारत की जो ऐतिहासिक न्यूट्रल पोजीशन रही है, उसके खिलाफ है। इन सब उलझनों से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम इस युद्ध की दर्दनाक सच्चाई की तरफ मुड़ें तो मन भारी हो जाता है। उस एनालिसिस में ईरान के मिनाब शहर की एक घटना का जिक्र है। वो बहुत ही क्रूर घटना है। बताया गया है कि दिन के वक्त एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा और कम से कम 100 बच्चियां मारी गईं। जो बच्चे सुबह पढ़ने गए थे वे कभी घर नहीं लौटे। ये मानवीय त्रासदी है। और यहीं पर उस वीडियो में एक कूटनीतिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है। एक तरफ मिनाब में लाशें बिछी थीं, वहीं इजराइल ने ट्वीट किया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक जाना पहचाना उदाहरण है। हर देश अपने हमले को आत्मरक्षा के नाम पर ही पेश करता है। लेकिन ये अचानक एक रात में नहीं भड़का है। उस वीडियो में दिसंबर 2025 का बैकग्राउंड दिया गया है। जी, दिसंबर 2025 में ईरान की अर्थव्यवस्था ढह गई थी। करेंसी 40% गिरी और खाने के दाम 72% बढ़े। और फिर इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिन्हें दबाने के लिए ईरान सरकार ने अपने ही 30,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। और तभी ट्रंप ने कहा था मदद रास्ते में है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का जमावड़ा शुरू हुआ। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है एक शांति समझौता जो बस होने ही वाला था। हाँ, ओमान के वित्त मंत्री का बयान। उन्होंने कहा था कि शांति समझौता बस कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस और इजराइल द्वारा ट्रंप की लॉबिंग के बाद ये हमला महीनों पहले ही तय कर लिया गया था। मतलब जब दुनिया राहत की सांस ले रही थी तब पीछे ईरान को तबाह करने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाता है। बिल्कुल, बहाना वही है, एक क्रूर तानाशाह को हटाना और डेमोक्रेसी लाना। ट्रंप का ट्वीट कि जब हमारा काम खत्म हो जाए तो अपनी सरकार अपने हाथ में ले लेना, बिल्कुल इराक युद्ध जैसा लगता है। लेकिन इराक युद्ध 20 साल चला। पूरा खर्च अमेरिकी टैक्स पेयर्स ने उठाया और सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को हुआ, जबकि ईरान इराक से दुगना बढ़ा है। सही कहा। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन क्रूर तानाशाह थे, लेकिन उनके हटने के बाद लिबिया और इराक में भयानक अस्थिरता आई। नए आतंकवादी संगठन पैदा हुए। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान का भी यही हाल ना हो जाए। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि दुबई के होटलों से दिखने वाले धमाकों से लेकर सुप्रीम लीडर की हत्या, तेल संकट के नाइटमेयर सिनेरियो और इराक जैसी अस्थिरता के डर तक ये घटना पूरी दुनिया को झकझोरने वाली है। सूचनाओं की इस बाढ़ में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक देश में लिया गया फैसला सीधे तौर पर दुनिया के हर इंसान की जेब और सुरक्षा को प्रभावित करता है। एकदम सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है
तो क्या ये युद्ध दुनिया को मजबूरी में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धकेल देगा, या फिर यह विकासशील देशों को एक ऐसे आर्थिक अंधकार में धकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। अलविदा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो न केवल बेहद संवेदनशील है, बल्कि ये एक ऐसा वैश्विक भूचाल है जिसकी गूंज दुनिया के हर कोने में सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हाँ, मिडिल ईस्ट में अचानक एक ऐसा विशाल युद्ध भड़क उठा है जिसने रातों रात दुनिया का नक्शा और जो कूटनीतिक समीकरण है उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सीधे तौर पर आमने सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत चिंताजनक है। एकदम। और आज के इस गहराई से विश्लेषण के सफर में हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो मशहूर यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी के एक हालिया वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, उस एनालिसिस में जमीन पे हो रहे हमलों की हकीकत और इसके पीछे की जटिल भू राजनीति को बहुत बारीकी से पिरोया गया है, और भविष्य में आने वाले भयानक आर्थिक संकट को भी। तो हमारा आज का मिशन इस भयानक संघर्ष की पूरी टाइमलाइन को समझना, सैन्य ऑपरेशंस के पैमाने को मापना और ये जानना है कि इस सब का भारत और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस विषय की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये कोई आम कूटनीतिक विवाद नहीं है जिसे बस कुछ बैठकों से सुलझा लिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ है जो शायद आने वाले कई दशकों तक हमारे दुनिया का भविष्य तय करेगा। ध्रुव राठी के उस एनालिसिस से जो तस्वीरें और आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, वे हमें इस युद्ध के उन पहलुओं से रूबरू कराते हैं जो अक्सर न्यूज़ चैनलों के शोर में कहीं दब जाते हैं। इस चर्चा के जरिए उन अनकही परतों को खोलना बेहद जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उस वीडियो की शुरुआत में ही एक ऐसी व्यक्तिगत और डरा देने वाली कहानी साझा की गई है जो सीधे तौर पर इस युद्ध की अचानक हुई शुरुआत को बयां करती है। जी, वो दुबई वाली कहानी ना? हाँ, जरा उस मंजर की कल्पना की जाए। एक परिवार छुट्टियां मनाने दुबई गया हुआ है और वहां के मशहूर फेयरमाउंट होटल पाम आइलैंड में ठहरा है, जो कि बहुत सुरक्षित जगह मानी जाती है। बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लोग सो रहे हैं। लेकिन तभी आधी रात को सड़क के ठीक पार एक बहुत जोरदार धमाका होता है। बाप रे! और आसमान आग की लपटों से घिर जाता है। खौफ के साये में वो परिवार किसी तरह सुबह की अपनी वापसी की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। वो स्थिति बहुत डरावनी रही होगी। और फ्लाइट रनवे से टेक ऑफ भी कर जाती है। लेकिन हवा में 2-3 घंटे बिताने के बाद आसमान के बीचों बीच अचानक एक घोषणा होती है, पायलट की तरफ से। हाँ, पायलट और एयर होस्टेस की तरफ से, कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। मतलब आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर एक बंद हवाई जहाज के अंदर ये जानना कि नीचे पूरा युद्ध छिड़ चुका है। हाँ। और आप एक युद्ध क्षेत्र के बहुत करीब से गुजर रहे हैं, किसी को भी गहरे खौफ में डाल सकता है। उस वक्त यात्रियों के दिमाग में जो अनिश्चितता रही होगी, मैं उसे कल्पना भी नहीं कर सकती। और बात सिर्फ हवा में डरने की नहीं थी। जब वो फ्लाइट लैंड करती है और दुनिया भर से तस्वीरें आनी शुरू होती हैं तो नज़ारा और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली थीं। एकदम। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, वहाँ धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा जैसी इमारत के पास हवा में ही ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है और बुर्ज अल अरब जैसे आलीशान 7 स्टार होटल पर आसमान से मिसाइल का मलबा गिर रहा है जिससे आग लग रही है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो इस पूरे हमले का पैमाना और इसके पीछे की स्पष्ट मंशा है। बिल्कुल। उस एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो ये फुल स्केल मिलिट्री अटैक किया है उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। एपिक फ्यूरी? जी। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है या महज कुछ घंटों का ऑपरेशन भी नहीं है। सही कहा। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा। उनका मुख्य लक्ष्य ईरान के किसी एक बेस को उड़ाना नहीं है, बल्कि ईरान की पूरी मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देना है। ये तो सीधे तौर पर एक घोषित युद्ध है जहां दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। एकदम सही। उस वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार ईरान के सबसे महत्वपूर्ण शहरों तेहरान, इस्फहान, कोम और करमानशाह,
में लगातार बमबारी की जा रही है। इस्फहान और कोम तो ईरान के ढांचे के दिल माने जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस ऑपरेशन में एक ऐसा टारगेट हिट किया गया है जिसने वैश्विक कूटनीति की बुनियाद हिला दी है। जी, सुप्रीम लीडर का कंपाउंड। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर एक बेहद सटीक और सीधा हमला किया गया है। ये इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। ईरान के स्टेट टीवी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस भीषण हमले में आयतुल्ला अली खामेनी की मृत्यु हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सुप्रीम लीडर सिर्फ एक राजनेता नहीं होते, वे ईरान के पूरे वजूद और उसके सैन्य ढांचे के सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। उनका मारा जाना ईरान के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। और उस एनालिसिस में जो डिटेल दी गई है वो और भी ज्यादा डराने वाली है। जिस वक्त ये स्ट्राइक हुई, सुप्रीम लीडर अपने ऑफिस में मौजूद थे। इस हमले में न सिर्फ उनकी जान गई, बल्कि वहां मौजूद उनकी बेटी, उनके दामाद और यहां तक कि उनकी पोती की भी मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही भयानक है। और इसके साथ ही वहां एक बहुत अहम डिफेंस काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, जिस वजह से सेना के कई टॉप कमांडर्स भी उसी एक झटके में मारे गए। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो किसी भी देश के सुप्रीम लीडर, उनके परिवार और शीर्ष सैन्य कमांडर्स का एक साथ मारा जाना उस देश में एक बहुत बड़ा सत्ता का खालीपन पैदा कर देता है। पावर वैक्यूम, बिल्कुल। इसके तुरंत बाद ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ईरान की सड़कों का नजारा। हाँ, वहाँ की जनता की प्रतिक्रिया बहुत ही जटिल है। उस वीडियो में दिखाए गए ग्राउंड रिपोर्ट्स इसी को उजागर करती हैं। सही कहा। एक तरफ तेहरान की सड़कों पर लोग छाती पीटकर रो रहे हैं, मातम बना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है जो सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से सरकार से नाराज थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ईरान अंदरूनी तौर पर कितना बटा हुआ है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही तीखा बयान सामने आता है। डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की असल नीयत को स्पष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि जो लोग सारे फैसले लेते थे उनमें से ज्यादातर अब जा चुके हैं। ये एक सीधा संदेश है जी, कि अमेरिका का लक्ष्य सिर्फ हथियार नष्ट करना नहीं था, बल्कि उस पूरे दिमाग को ही खत्म करना था जो ईरान की नीतियां तय करता था। लेकिन ईरान शांत नहीं बैठा है। पलटवार करते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का आगाज कर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने अपना गुस्सा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रखा है। उसने यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे गल्फ देशों पर भी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि युद्ध का दायरा अचानक इतना कैसे बढ़ गया। दरअसल ईरान की आर्म्ड फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है जो इन गल्फ देशों में हैं। यानी जो भी देश अमेरिका को पनाह दे रहा है वो दुश्मन है। ईरान का तर्क यही है। लेकिन सबसे खौफनाक पहलू ये है कि हमले सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं रहे। हाँ, सिविलियन इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। दुबई, कुवैत और बहरीन के 5 स्टार होटल्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। जो जगहें सबसे सुरक्षित टूरिस्ट हब मानी जाती थीं, आज वे वॉर जोन बन गई हैं। अब अगर हम यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उस वीडियो में कुछ बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अजीब आंकड़े पेश किए गए हैं। यूएई के एयर डिफेंस ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन रिपोर्ट्स में जो गणित सामने आया है वो थोड़ा उलझाने वाला है। हाँ, वो मिसाइल वाला आंकड़ा। जी, बताया गया है कि ईरान ने यूएई की तरफ कुल 1137 मिसाइलें दागी, जिनमें से 1132 को नष्ट कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। लेकिन ड्रोन्स को लेकर जो आंकड़ा दिया गया है वो तकनीकी रूप से मेल नहीं खाता। बताया गया है कि 209 ड्रोन स्ट्राइक्स की कोशिश की गई, लेकिन यूएई ने 1195 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। लॉन्च हुए 209 और गिराए गए 1195। ये गणित तो सच में बहुत अजीब लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जितने ड्रोन उड़े भी नहीं उससे 5 गुना ज्यादा गिरा दिए गए? को मिलता है। इसे सैन्य भाषा में फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है। मतलब अफरा तफरी का माहौल। बिल्कुल। जब रडार्स पर अनगिनत सिग्नल आ रहे हों तो शुरुआती रिपोर्टिंग में अक्सर डेटा मिक्स हो जाता है। हो सकता है ये कई दिनों का आंकड़ा हो या रडार ने मलबे को भी ड्रोन समझ लिया हो। सही बात है। लेकिन आंकड़े जो भी हों, जमीनी हकीकत का जो असर है वो बिल्कुल साफ है। मिसाइलों के मलबे के गिरने से अबू धाबी में एक नागरिक की जान चली गई। दोहा में जो अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है वहां से धुआं उठता दिखा। और बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो सीधा हमला हुआ है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दूर किसी रेगिस्तान में लड़ा जा रहा युद्ध नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। यही वो मोड़ है जहां ये घटना हमारे घर तक आ जाती है। सबसे पहले तो गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते हैं और इजराइल में 18,000 भारतीय छात्र हैं। जी। इस वक्त गल्फ देशों का एयर स्पेस बंद हो चुका है, फ्लाइट्स कैंसिल हैं और भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ये आम भारतीयों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। जानकारों की भाषा में इसे द नाइटमेयर सिनेरियो कहा जा रहा है। नाइटमेयर सिनेरियो? जी। इस पूरी आर्थिक तबाही का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये फारस की खाड़ी में एक संकरा समुद्री रास्ता है। भारत अपने 50% से ज्यादा कच्चा तेल यहीं से मंगवाता है, जो कि करीब 26 लाख बैरल हर रोज होता है। बिल्कुल। और ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये तो सच में एक नाइटमेयर सिनेरियो है। जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात बढ़ जाएंगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ते ही रोजमर्रा की हर चीज, सब्जी, दाल सब महंगी हो जाएंगी। महंगाई आसमान छूने लगेगी और महंगा तेल खरीदने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जिसका सीधा दबाव भारतीय रुपए पर पड़ेगा। मतलब रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर जा सकता है। एकदम सही। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में एक और एंगल है जिसने भारत के अंदर एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है, और वो है इस हमले की टाइमिंग। यहां सुनने वालों के लिए स्पष्ट कर दें कि हम सिर्फ सोर्स में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ये निष्पक्षता बनाए रखना अहम है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमले से ठीक 2 दिन पहले 25-26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में थे। जी। वहां उन्होंने नेतन्याहू के साथ डिनर किया और नेसेट में स्पीच दी। और ये टाइमिंग इसलिए सवालों के घेरे में आ गई क्योंकि इजराइल के डिफेंस अधिकारियों ने खुद कहा कि ये हमला हफ्तों पहले से प्लान किया जा चुका था। इसी बात पर भारत में विपक्ष के नेताओं, विशेषकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि हमले से ठीक पहले इजराइल जाना एक गलत संदेश देता है। उनका मानना है कि ये भारत की जो ऐतिहासिक न्यूट्रल पोजीशन रही है, उसके खिलाफ है। इन सब उलझनों से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम इस युद्ध की दर्दनाक सच्चाई की तरफ मुड़ें तो मन भारी हो जाता है। उस एनालिसिस में ईरान के मिनाब शहर की एक घटना का जिक्र है। वो बहुत ही क्रूर घटना है। बताया गया है कि दिन के वक्त एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिरा और कम से कम 100 बच्चियां मारी गईं। जो बच्चे सुबह पढ़ने गए थे वे कभी घर नहीं लौटे। ये मानवीय त्रासदी है। और यहीं पर उस वीडियो में एक कूटनीतिक विडंबना की ओर इशारा किया गया है। एक तरफ मिनाब में लाशें बिछी थीं, वहीं इजराइल ने ट्वीट किया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक जाना पहचाना उदाहरण है। हर देश अपने हमले को आत्मरक्षा के नाम पर ही पेश करता है। लेकिन ये अचानक एक रात में नहीं भड़का है। उस वीडियो में दिसंबर 2025 का बैकग्राउंड दिया गया है। जी, दिसंबर 2025 में ईरान की अर्थव्यवस्था ढह गई थी। करेंसी 40% गिरी और खाने के दाम 72% बढ़े। और फिर इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिन्हें दबाने के लिए ईरान सरकार ने अपने ही 30,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। और तभी ट्रंप ने कहा था मदद रास्ते में है, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का जमावड़ा शुरू हुआ। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है एक शांति समझौता जो बस होने ही वाला था। हाँ, ओमान के वित्त मंत्री का बयान। उन्होंने कहा था कि शांति समझौता बस कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस और इजराइल द्वारा ट्रंप की लॉबिंग के बाद ये हमला महीनों पहले ही तय कर लिया गया था। मतलब जब दुनिया राहत की सांस ले रही थी तब पीछे ईरान को तबाह करने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये 2003 के इराक युद्ध की याद दिलाता है। बिल्कुल, बहाना वही है, एक क्रूर तानाशाह को हटाना और डेमोक्रेसी लाना। ट्रंप का ट्वीट कि जब हमारा काम खत्म हो जाए तो अपनी सरकार अपने हाथ में ले लेना, बिल्कुल इराक युद्ध जैसा लगता है। लेकिन इराक युद्ध 20 साल चला। पूरा खर्च अमेरिकी टैक्स पेयर्स ने उठाया और सबसे ज्यादा नुकसान नागरिकों को हुआ। जबकि ईरान इराक से दुगना बढ़ा है। सही कहा। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन क्रूर तानाशाह थे, लेकिन उनके हटने के बाद लिबिया और इराक में भयानक अस्थिरता आई। नए आतंकवादी संगठन पैदा हुए। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान का भी यही हाल ना हो जाए। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि दुबई के होटलों से दिखने वाले धमाकों से लेकर सुप्रीम लीडर की हत्या, तेल संकट के नाइटमेयर सिनेरियो
और इराक जैसी अस्थिरता के डर तक ये घटना पूरी दुनिया को झकझोरने वाली है। सूचनाओं की इस बाढ़ में ये समझना बहुत जरूरी है कि एक देश में लिया गया फैसला सीधे तौर पर दुनिया के हर इंसान की जेब और सुरक्षा को प्रभावित करता है। एकदम सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है तो क्या यह युद्ध दुनिया को मजबूरी में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धकेल देगा, या फिर यह विकासशील देशों को एक ऐसे आर्थिक अंधकार में धकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए। अलविदा।